दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में की जाती थी और इसकी गद्दी पर बैठने वाले सुल्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सल्तनत उस्मानिया के इतिहास में एक दौर ऐसा भी आया था कि जब सल्तनत की राजनीति यानी पॉलिटिक्स में गद्दी पर बैठे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सर खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं RS नेटवर्क चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन वीडियो है। ये वीडियो है सल्तनत उस्मानिया की 4 ऐसी औरतों को जो उस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर थी, सबसे ज़्यादा पावरफुल थी और एक दूसरे को नीचे दिखाने चक्कर में, अपने पावर को हासिल करने के चक्कर में महल के अंदर एक से एक साजिशें रचा करती थी, एक से एक ऐसे काम करती थी जो खुद पावर मिल जाए और दूसरों को नीचे दिखा दें। तो ये 4 औरतों की कहानी आज सल्तनत उस्मानिया की ऐसी औरतों की कहानी हम सुनेंगे जो उस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और जो भी उस गद्दी में बादशाह बैठता था वो सिर्फ नाम का बादशाह होता था, चलती सिर्फ 4 औरतों की ही थी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ये 4 औरतें कौन थीं सल्तनत उस्मानिया की, और वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में की जाती थी और इसकी गद्दी पर बैठने वाले सुल्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सल्तनत उस्मानिया के इतिहास में एक दौर ऐसा भी आया था कि जब सल्तनत की राजनीति यानी पॉलिटिक्स में गद्दी पर बैठे हुए सुल्तानों से ज्यादा दबदबा उन औरतों का हुआ करता था कि जो औरतें सल्तनत के महल में रहा करती थीं। सल्तनत के बड़े बड़े फैसलों में न सिर्फ इन औरतों की रजामंदी शामिल हुआ करती थी, बल्कि सल्तनत के बड़े से बड़े फैसले को टलवा देना भी इन औरतों के लिए एक इशारे का काम हुआ करता था। सल्तनत के बादशाह सिर्फ और सिर्फ इन औरतों के हाथों की कठपुतली बन चुके थे। इसके अलावा उस्मानी महल में मौजूद ये सभी औरतें एक दूसरे से ज्यादा पावर हासिल करने की कोशिश भी करती रहती थीं और इन्हीं कोशिशों के लिए ही महल के अंदर एक दूसरे के खिलाफ ऐसी साजिशों के जाल बिछाए जाते थे कि जो सुल्तानों के भी होश उड़ा दिया करते थे और वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाया करते थे कि आखिर हम लोग क्या करें। आपको बताते चलें कि उस्मानी सल्तनत में औरतों की ताकत के इस दौर की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी और यही वजह है कि लगभग सभी इतिहासकार इस दौर की सल्तनत उस्मानिया को सल्तनत ऑफ वुमेन यानी औरतों की सल्तनत के नाम से याद करते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने 4 ऐसी औरतों का जिक्र करेंगे कि जिनको सल्तनत उस्मानिया के इतिहास की सबसे ताकतवर औरतों के तौर पर याद किया जाता है, यानी इनके बारे में ये कहा जाता है कि पूरे इतिहास में इनसे ज्यादा ताकतवर औरत कोई नहीं थी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है कुलसुम सुल्तान का। कुलसुम सुल्तान उस्मानी इतिहास की एक मलिका और वालिदा सुल्तान थी। आपको बताते चलें कि मलिका तो सुल्तान की बीवी को कहा जाता था, जबकि वालिदा सुल्तान का खिताब उस औरत को दिया जाता था कि जिसका बेटा सल्तनत की गद्दी पर बैठता था। कुलसुम सुल्तान की ताकत का अंदाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 9 सुल्तानों का दौर देखा था और इसके अलावा लगभग 46 साल तक लगातार सल्तनत उस्मानिया की पॉलिटिक्स में एक अहम किरदार अदा किया था। मौजूदा सुल्तान की गैर मौजूदगी में सल्तनत के बड़े बड़े फैसले भी कुलसुम सुल्तान खुद ही ले लिया करती थी। आपको बताते चलें कि कुलसुम सुल्तान ने उस्मानी सल्तनत में ये ताकत 1610 में उस वक्त हासिल की थी कि जब वो सल्तनत उस्मानिया के 14वें बादशाह यानी अहमद फर्स्ट की बीवी बनी थी और उसके बाद फिर 1623 में उनके खुद के बेटे यानी मुराद IV भी सल्तनत की गद्दी पर बैठ गए थे और इस तरह से अब उनको वालिदा सुल्तान का खिताब भी मिल गया था। कुलसुम सुल्तान के बेहतरीन कामों में से सबसे बेहतरीन काम कि जिसकी वजह से उनको इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा वो ये था कि उन्होंने शहजादे मुस्तफा को अहमद फर्स्ट के हाथों से बचा कर रखा था। क्योंकि दोस्तों उस दौर में सल्तनत उस्मानिया में ये रस्म थी कि सल्तनत की गद्दी पर बैठते ही सुल्तान अपने बाकी बचे हुए सारे ही भाइयों को कत्ल करवा दिया करता था ताकि सल्तनत की गद्दी का कोई दूसरा दावेदार मौजूद न रहे और इस तरह से सल्तनत हमेशा मजबूत और महफूज बनी रहे। कुलसुम सुल्तान ने इस खतरनाक रस्म को न सिर्फ तोड़ा बल्कि इसको पूरी तरह से खत्म करने में भी एक अहम किरदार अदा किया। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है हुर्रम सुल्तान का, जिनको हुरैम सुल्तान के नाम से भी याद किया जाता है। हुरैम सुल्तान सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान यानी सुलेमान दी मैग्निफिसेंट कि जिनको सुलेमान आजम के नाम से भी याद किया जाता है, उनकी बीवी थी। इनका शादी से पहले असली नाम रुखसिलाना था। तातारियों की जंग में ये बिकती बिकाती उस्मानी शाही हरम तक पहुंच गई थी और वहां पर ये सुलेमान दी मैग्निफिसेंट को बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। इसीलिए उन्होंने न सिर्फ इनको अपनी बीवी बनाया बल्कि सबसे करीबी इंसान भी बना लिया था। यही वजह थी कि अब धीरे धीरे हुरैम सुल्तान ने उस्मानी शाही महल में ताकत हासिल करना शुरू कर दी थी और फिर एक वक्त वो आया था कि जब ये उस्मानी महल की सबसे ताकतवर औरत बन गई थी।
इन्होंने सल्तनत उस्मानिया की राजनीति में एक लंबे वक्त तक अहम किरदार अदा किया था। इतिहासकारों की माने तो हुरैम सुल्तान खूबसूरत तो थी ही, साथ ही साथ बहुत ज्यादा होशियार और हंसमुख भी थी, और हमेशा मुस्कुराते रहने की वजह से ही सुलेमान दी मैग्निफिसेंट ने इनको खुरम का खिताब दिया था, जिसका मतलब होता है खुश मिजाज। आगे चलकर यही खुरम हुरम में बदल गया था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के दौर में सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सुपर पावर थी और सुलेमान आजम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान थे। इसके बावजूद भी वो अपनी सल्तनत के बड़े से बड़े फैसले लेने में हुरैम सुल्तान का मशवरा जरूर लिया करते थे। सुल्तान सुलेमान दी मैग्निफिसेंट हुरैम सुल्तान से कितनी ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, इसका सबसे बड़ा सबूत उनकी शायरी है, जो हुरैम सुल्तान की तारीफों से भरी पड़ी है। हालांकि दोस्तों, कुछ यूरोपियन इतिहासकारों ने हुरैम सुल्तान को एक चालाक औरत के तौर पर पेश किया है और उन्होंने हुरैम सुल्तान पर यह इल्जाम लगाया है कि हुरैम सुल्तान ने अपने बेटे यानी सलीम को सुल्तान बनाने के लिए शहजादे मुस्तफा का कत्ल करवाया था। साथ ही साथ अपने दामाद यानी रुस्तम पाशा को वजीर आजम बनाने के लिए इब्राहिम पाशा को भी कत्ल करवाया था। इसके अलावा यूरोपियन इतिहासकारों की तरफ से हुरैम सुल्तान पर सुल्तान सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के ऊपर जादू कराने का इल्जाम भी लगाया जाता है। फिलहाल दोस्तों, हकीकत जो भी हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि हुरैम सुल्तान ने उस्मानी सल्तनत के इतिहास में एक नई रस्म को शुरू किया था, और वो नई रस्म ये थी कि अब सुल्तान अपनी कनीजों को आजाद करके उनसे भी निकाह करने लगे थे। हुरैम सुल्तान अगली 2-2.5 सदियों तक उस्मानी महल में मौजूद सभी ताकतवर औरतों के लिए एक रोल मॉडल बन गई थी, क्योंकि हुरैम सुल्तान ही सल्तनत उस्मानिया के इतिहास की वो पहली औरत थी कि जिन्होंने एक औरत होने के बावजूद भी पूरी सल्तनत में इतनी ज्यादा ताकत हासिल कर ली थी। आखिरकार 15 अप्रैल 1558 को हुरैम सुल्तान की मौत हो गई थी और उनकी कब्र आज भी इस्तांबुल शहर में मौजूद है। सल्तनत उस्मानिया की सबसे ताकतवर औरतों की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है सफिया सुल्तान का। सफिया सुल्तान सल्तनत उस्मानिया के 12वें सुल्तान यानी मुराद III की बीवी थी। आपको बताते चलें कि ये वही मुराद III हैं कि जो रिश्ते में सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के सगे पोते थे। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1574 में जब सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के बेटे की मौत के बाद उनके पोते यानी मुराद III सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर बैठे तो सफिया सुल्तान उनकी सबसे पसंदीदा कनीज थी, जो अल्बानिया से कैदी बनकर उस्मानी हरम तक पहुंची थी। सफिया सुल्तान सल्तनत उस्मानिया की मलिका होने के साथ साथ वालिदा सुल्तान भी थी, क्योंकि बाद में इनके बेटे भी सल्तनत की गद्दी पर बैठ गए थे। आपको बताते चलें कि सफिया सुल्तान ने भी सल्तनत उस्मानिया की राजनीति में एक अहम किरदार अदा किया था। इनकी ताकत का आलम यह था कि इनके दौर में सल्तनत के बड़े बड़े वजीर भी इनके सामने जबान नहीं खोला करते थे। इसके अलावा सफिया सुल्तान की ताकत का अंदाजा हम लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि सफिया सुल्तान की खतों के जरिए से रानी एलिजाबेथ से भी बातचीत हुई थी, जो यकीनन किसी भी औरत के लिए एक मामूली बात नहीं है। सबसे ताकतवर औरतों की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है तुरखान सुल्तान का, जिनको तुरहान सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये रिश्ते में सल्तनत उस्मानिया के 18वें हुक्मरान यानी सुल्तान इब्राहिम की बीवी थी। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि ये सुल्तान इब्राहिम उन्हीं कुसुम सुल्तान के बेटे थे कि जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके अलावा तुरखान सुल्तान वालिदा सुल्तान भी थी, क्योंकि इनके बेटे यानी महमद IV भी सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे। तुरखान सुल्तान सल्तनत उस्मानिया की कितनी ताकतवर औरत थी, इस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक बार की बात थी कि सल्तनत उस्मानिया के मौजूदा सुल्तान और तुरखान सुल्तान के बेटे यानी महमद IV सल्तनत उस्मानिया की राजधानी कुस्तुनतुनिया में मौजूद नहीं थे। उसी वक्त फ्रांस के कुछ शाही जहाज सल्तनत उस्मानिया के महल के सामने से गुजरे, लेकिन सामने से गुजरते वक्त दस्तूर के मुताबिक उन जहाजों ने सल्तनत उस्मानिया को सलामी पेश नहीं की, जिसकी वजह से अब पूरे कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल शहर में कोहराम मच गया। कुस्तुनतुनिया में मौजूद बाहर के लोगों ने भी इस बात पर चर्चा करना शुरू कर दी कि आखिर फ्रांस के जहाजों ने सल्तनत उस्मानिया के शाही महल को सलामी क्यों पेश नहीं की। इस तरह से तो ये लोग हम सबको भी खतरे में डाल देंगे। पूरे कुस्तुनतुनिया शहर में यही सब कुछ चल रहा था कि अचानक से तुरखान सुल्तान अपनी तमाम खादिमाओं के साथ सल्तनत उस्मानिया के शाही महल के मैदान में पहुंची और उन्होंने फौरन ये मांग की कि फ्रांस के जहाजों से उनके नाम की सलामी दिलवाई जाए। फ्रांस के जहाजों को फौरन रंग बिरंगे झंडों से सजा दिया गया और फौरन तोपों के जरिए से तुरखान सुल्तान के नाम की सलामी देना शुरू कर दी गई। इसके बाद शाही महल की तोपों ने भी तुरखान सुल्तान के नाम की सलामी पेश करना शुरू कर दी। तोपों की गनगनाहट से पूरा कुस्तुनतुनिया कांप उठा। तोपों की सलामी का ये सिलसिला उस वक्त रोका गया कि जब कुछ लोगों ने तुरखान सुल्तान से इस बात की शिकायत की कि तोपों की गरज से शहर में मौजूद हमला औरतों के पेट में मौजूद बच्चों की सेहत पर फर्क पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा उस ज़माने में सल्तनत उस्मानिया की 4 या ऐसी औरतें थी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर थी। इनकी वजह से पूरे इनके जो भी बादशाह उस गद्दी बैठते थे वो सिर्फ नाम के बादशाह हुआ करते थे। चलती इन औरतों की थी और महल में इसकी वजह से एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचा करती थी। बहरहाल ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।